चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले कह रहा है कि त्रिसूत्र किसे कहते हैं, है ना। त्रिसूत्र बहुत तो हम लोग पढ़े हैं। त्रिसूत्र किसे कहते हैं या इसी को त्रिस्कंध, 2.3 नाम आता है इसका। एक तो आता है त्रिसूत्र आता है, एक त्रिस्कंध आता है ना। तो त्रिसूत्र और त्रिस्कंध दोनों एक ही चीज होता है। क्या होता है? हेतु, लिंग और औषधि। कैसे हम याद करेंगे कि त्रिस्कंध को त्रिसूत्र कहते हैं? ब्राह्मण लोगों में एक संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, है ना। उपनयन संस्कार में क्या होता है, हम लोग कंधे पे एक जनेऊ पहनते हैं ना, तो कंधे को स्कंध कहते हैं। और जो जनेऊ पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। तो स्कंध पे क्या है? सूत्र है। तो ऐसे याद रखना, स्कंध और सूत्र दोनों एक ही चीज होता है। क्या होता है त्रिसूत्र और त्रिस्कंध? हेतु, लिंग, औषधि। हेलो ओम से याद कर सकते हो। हेलो ओम से तो हेतु, लिंग और औषधि, ये तीन चीजें हम लोग को किसमें याद करना है? त्रिसूत्र, या इसी को हम त्रिस्कंध के नाम से। नेक्स्ट आते हैं त्रिदंड किसे कहते हैं? सत्व, आत्मा और शरीर, ये तीन चीजें जब मिलती हैं तो इसको हम लोग त्रिदंड कहते हैं। तो याद करने के लिए हम लोग याद करते हैं चरक सूत्र, पहले चैप्टर में हम आपको पढ़ाए थे। सास जो है वो क्या करती है? डंडे से मारती है। तो एस ए एस से याद करोगे, सत्व, आत्मा और शरीर को क्या कहते हैं? त्रिदंड कहते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने याद किया स्कंध। स्कंध का मतलब कंधे के ऊपर क्या लटका हुआ है? सूत्र लटका हुआ है। ठीक है। और ये त्रिसूत्र और त्रिस्कंध एक ही बात होता है। हेलो ओम से याद करते हैं हेतु, लिंग और औषधि। डंडे से कौन मारती है? सास मारती है। तो सत्व, आत्मा और शरीर जो होता है वो त्रिदंड होता है। फिर देखते हैं त्रिस्थूल या त्रिस्तंभ, ये दोनों एक चीजें होती हैं। वात, पित्त और कफ, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? त्रिस्थूल या त्रिस्तंभ। जो हमारे शरीर को धारण किए रहते हैं वो तीन चीजें क्या होती हैं? तीन स्तंभ जो है वो वात, पित्त और कफ, फर्स्ट ईयर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगला आते हैं त्रय उपस्तंभ किसे कहते हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। चरक के अनुसार है, आहार है, निद्रा है और ब्रह्मचर्य होता है, इसको त्रि उपस्तंभ कहा है। लास्ट आते हैं, उसके बाद लिखा है स्कंध त्रय किसे कहते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन होता है, त्रिस्कंध क्या होता है और स्कंध त्रय क्या होता है। ठीक है ना। तो त्रिस्कंध के ऊपर क्या है? सूत्र है। और हेलो में से याद किया, स्कंध त्रय अलग होता है। क्या होता है? हेतु, दोष और द्रव्य होता है। ये 3 पॉइंट, हेतु, दोष और द्रव्य को क्या कहते हैं? स्कंध त्रय। हम लोग दो हृदय पढ़ते हैं ना, दो हृदय, ऐसे ही याद करो, दो हृदय। दो से याद करो दोष, ह से हेतु और द्र से द्रव्य। कहते हैं ना कि गर्भिणी जो होती थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में द्रोहित हो जाती है। तो स्कंध त्रय को याद करने के लिए हमको याद करना है दोष, हेतु और द्रव्य होता है। तो 5 पॉइंट 6 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने देखा। सबसे पहले स्कंध के ऊपर सूत्र है और हेतु, लिंग, औषधि उसे कहते हैं। दंड कौन देता है? सास दंड देती है। तो सत्व, आत्मा और शरीर हो। जो तीन स्तंभ है उन्हीं को स्थूल भी कहते हैं। वात, पित्त, कफ होता है। उपस्तंभ में क्या होता है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। त्रिस्कंध क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया। स्कंद त्रय, दो हृदय याद करते हैं, हेतु, दोष और द्रव्य के बारे में। तो ये जनरल हो गया कि तीन तीन वाले कौन कौन से। अभी हम चार वाला भी आपको याद कराएंगे और दो वाला भी एक आध है उसको भी याद करेंगे। पहले इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं धूमपान, जो कि चरक सूत्र 5 में हमारे पास दिया गया है। क्या चरक ने कितने तरह के धूमपान बताए हैं? चरक ने 3 धूमपान बताए हैं। वही सुश्रुत के बारे में बात करें तो सुश्रुत ने 5 बताए हैं और सारंगधर ने 6 बताए। तो 3, 5 और 6 होता है। अब देखो जो सुश्रुत है, सुश्रुत के साथ अष्टांग संग्रह वाले थे। ठीक है ना। तो यश से सुश्रुत है, यश से संग्रह, इन दोनों का कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। हम कभी भी यश लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, यश ऐसे लिखते हैं ना। तो ऐसे याद रखना, सुश्रुत और संग्रह जो है वो 5 होते हैं। चरक के साथ हृदय वाले रहते हैं। तो चरक और हृदय जो है वो 3 3 है और सारंगधर 6 है। तो ये धूमपान के जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि चरक के अनुसार धूमपान कितने हैं, सुश्रुत के अनुसार धूमपान कितने हैं। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि चरक के अनुसार और हृदय के अनुसार दोनों सेम है, 3 3। यश से सुश्रुत, यश से आपका संग्रह हो गई, ये 5 5 है। और सारंगधर जो है वो 6 मान। अब ये धूमपान में हम अगर धूमपान करते हैं तो आपको पता होगा एक धूम नेत्र होता है। ठीक है।
इसकी लंबाई हमको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। धूमपान करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक धूम नेत्र चाहिए। इसकी लंबाई अलग अलग होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चरक ने 3 तरह के धूमपान बताए हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक, ये सब में मिलेगा आपको। सुश्रुत में भी मिलेगा, अष्टांग संग्रह में भी, अष्टांग हृदय में। सारंगधर में भी प्रायोगिक को इन्होंने समन कह दिया है, स्नेहिक को मृदु कह दिया है, और विरेचन एक तीक्ष्ण प्रक्रिया होती है ना, जिसको तीक्ष्ण ले लिया है। तो 3 तो कॉमन होगा सब में। अब प्रायोगिक में उस धूम नेत्र की, जो सिगरेट होल्डर होता है जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है। तो प्रायोगिक का चेंज होता है, बाकी स्नेहिक और विरेचनिक सेम रहता है। देखो याद करेंगे हम लोग कैसे। चरक का प्रायोगिक के धूमनेत्र की लंबाई जो है वो 36 अंगुल प्रमाण, ठीक है। अष्टांग हृदय का 40 है, सुश्रुत का 48 है, अष्टांग संग्रह का 40 है, और सारंगधर का 40 है। अब हमको देखो याद क्या करना है, प्रायोगिक का चरक का 36 ये ही बोलता है। तो याद रखो कि चरक, सुश्रुत, सारंगधर, अष्टांग हृदय सब में सबसे विद्वान कौन इंसान था, चरक थे। और चरक से सबका 36 का आंकड़ा रहता था, है ना। तो याद रखो कि 36, और 36 से याद रखने के लिए चरक के पास 2 चीजें और आती। तो चरक ने तंत्रिप्ति जो है वो भी 36 बताया। जब आप सिद्धि स्थान का 12th चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, तो वहां पे तंत्रिप्ति चरक के अनुसार 36 होती है। तो यहाँ से ये भी एक चीज याद होगा। दूसरा चीज, जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं चिकित्सा स्थान का, रसायन का, तो उसमें च्यवनप्राश आता है। तो च्यवनप्राश में कुल कितने ड्रग होते हैं, तो वो भी 36 होता है। तो आज से आपके दिमाग में 3 चीज हमेशा पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि प्रायोगिक जो धूम नेत्र होता है उसकी लंबाई 36। तो 36 चरक ने और 2 चीजें बताई हैं, एक तो तंत्रिक्तियां बताई हैं, और च्यवनप्राश में जो ड्रग होता है कितना होता है, 36। क्वाथ द्रव्य पूछा जाता है च्यवनप्राश में कितना होता है, तो 36 होता है। नेक्स्ट आते हैं अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह और सारंगधर का 40 हो गया, ठीक है। और सुश्रुत का थोड़ा सा याद रख लेना, 48 होता है। और बाकी स्नेहिक और विरेचनिक सबका सेम जाएगा। स्नेहिक इनका भी 32, और अष्टांग हृदय 30, सुश्रुत 32, अष्टांग संग्रह 32, सारंगधर 32। विरेचनिक सबका 24 24 24 24। तो मेनली हमको याद रखना प्रायोगिक। तो प्रायोगिक चरक का कितना है, चरक से सबका 36 का आंकड़ा। तो चरक वाला अगर याद हो जाता है तो बाकी मैक्सिमम चीजें हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग 3 तो पढ़ लिए। यहाँ पे हमने पढ़ा कि सुश्रुत ने 2 एक्स्ट्रा माना है। तो 2 एक्स्ट्रा क्या क्या मानते हैं, एक कासग्न मानते हैं और एक वामक मानते हैं, ठीक। अष्टांग संग्रह में भी 2 एक्स्ट्रा माना था, काशग्न और वामक। और सारंगधर का जो छठा एक्स्ट्रा है, सारंगधर ने 6 बताया ना, तो 6 में एक्स्ट्रा क्या हो गया, वर्ण धूमपान होता है। इनका देखो अब थोड़ी सी लंबाई याद करने के लिए, सुश्रुत ने 16 16 लास्ट के दोनों को मान लिया है, और अष्टांग संग्रह का लास्ट का दोनों का 10 और 10 होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन कई बार अगर इसको लिख लिख के याद करोगे तो अपने आप याद हो जाता है। कासग्न का 16, वामक का 16, अष्टांग संग्रह का दोनों 10 10। अब सारंगधर देखो कितने चालाक थे, इनका एक ले लिया, कासग्न का 16 ले लिया, और इनका वामक का 10 ले लिया। तो अष्टांग संग्रह ने क्या किया, पहले वाले में 16 कर दिया और वामक वाले में 10 कर दिया, और लास्ट में जो अपना खुद का मान्य थे उनका कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, ठीक है। एक बार और रिवीजन करते हैं हम लोग, देखते हैं सबसे पहले क्या है, चरक ने धूमपान कितना बताया है, 3। चरक के साथ कौन रहते हैं, हमेशा हृदय रहते हैं मैक्सिमम जगह पे, कभी जरूरी नहीं है, मैक्सिमम जगह पे चरक के साथ अष्टांग हृदय रहेगा। तो 3 3 होता है। सुश्रुत के साथ संग्रह रहेंगे, 5 5 होता है, और सारंगधर का 6 होता है। प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक, चरक का प्रायोगिक कितना है, 36 है। अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, सारंगधर का 40 है, सुश्रुत का कितना है, 40 है। स्नेहिक, वैरेचनिक सबका 32 और 24 होता है। सुश्रुत का कासग्न 16, वामक 16। वही अगर हम लोग देखें अष्टांग संग्रह का, तो 10 और क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, ठीक है। सारंगधर में इनका 16 ले लिया और नीचे इनका 10 ले लिया, और वर्ण धूपन 10 हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, 2 पॉइंट। सुश्रुत ने वर्ण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल बताई। इसका धूमपान से कोई लेना देना नहीं, ये व्रण के लिए है,
ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि आप कहोगे कि सुश्रुत ने भी तो वर्ण धूपन नत्र बताया, लेकिन ये धूमपान से कोई रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि सुश्रुत ने वर्ण के धूपन, कोई वर्ण है उसके धूपन के लिए एक यंत्र बताया है, उसकी लंबाई 8 अंगुल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके आगे का जो स्रोत होता है, आगे का जो मुख होता है, वो कैसा होता है, कुलत्थ स्रोत होता है। कुलत्थ का मतलब, कुलत्थ चना को कहते हैं, तो उसके दाने के समान होता है, तो ये याद रखेंगे कि कुलत्थ स्रोत होता है। वही वाग्भट ने जब वर्ण धूपन के नेत्र की लंबाई बताई है तो 10 अंगुल बताई है, और यहीं से क्वेश्चन आया था पिछले साल, ठीक है ना। कि सुश्रुत ने 2019 में क्वेश्चन आया था कि सुश्रुत ने वर्ण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल बताई है, वही वाग्भट ने वर्ण धूपन नेत्र की लंबाई 10 अंगुल बताई है। ये दोनों जो वर्ण धूपन है, इनका इस धूमपान से कोई रिलेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अगर इनका रिलेशन रहता तो सुश्रुत वर्ण धूपन को इसमें इंक्लूड करते, लेकिन इसमें कहाँ इंक्लूड किए, एक प्रायोगिक है, स्नेहिक है, विरेचनिक है, काशक घन है, और क्या होता है, वामक। ये पॉइंट थोड़ा सा हमको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अब ये प्रायोगिक धूमपान जो हम कह रहे हैं, इसका प्रयोग करने के लिए कब कब इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, चरक ने प्रायोगिक के 8 काल बताए। चरक ने बस, चरक ने वैसे तो बता दिया है कि प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक 3 तरह के धूमपान होते हैं, लेकिन काल जब बताने की बात आई तो चरक ने बस प्रायोगिक के ही काल बताए हैं, स्नेहिक और वैरेचनिक के काल नहीं बताए, ठीक है। तो देखते हैं वो प्रायोगिक 8 धूमपान हम कब कब ले सकते हैं। स्नान करने के बाद ले सकते हैं प्रायोगिक धूमपान, भोजन करने के बाद ले सकते हैं, वमन करने के बाद, छींक, अगर छौथू हो गया छौथू के बाद ले सकते हैं, दातून के बाद, नस्य के बाद, अंजन के बाद और निद्रा के पश्चात, ये 8 प्रायोगिक धूमपान के काल है। इसे याद कैसे करेंगे, ये भी ज्यादा जरूरी है। तो आप याद करो, फर्स्ट लेटर सबका ले लो, संभव ना, संभव, स से हो जाएगा आपका स्नान, भ से हो जाएगा भोजन, व से हो जाएगा वमन। संभव, छी, दान, आनी, है ना। एक आध दो बार आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जब 3-4 बार रिवीजन करोगे तो अपने आप याद हो जाता है। संभव, छी, संभव से स्नान, भोजन और वमन हो गया, छी से छींक हो गया, दान से दातून और नस से हो गया, आनी से अंजन और निद्रा होता है। इन सब के पश्चात हमको किसका प्रयोग करना होता है, प्रायोगिक धूमपान। किसके अनुसार है ये, चरक के अनुसार है। तो स्नान याद करेंगे, संभव, छी, दान, आनी, ऐसे करके 3-4 बार जब बोलोगे बुक बंद करके तो अपने आप ये कंठस्थ हो जाता है। फिर आते हैं वाग्भट ने क्या कहा है। वाग्भट के अनुसार देखते हैं, इन्होंने प्रायोगिक, मृदु और त्रिक्ष। प्रायोगिक मृदु किसे कहते हैं, जो हम लोग स्नेहिक पढ़े इसी का दूसरा नाम मृदु भी होता है, ठीक है ना। तो PMT जो हम लोग एग्जाम देते हैं ना, तो चरक ने तो बस प्रायोगिक के 8 काल बता के काम खत्म कर दिया, लेकिन सुश्रुत है और वाग्भट है, इन दोनों लोगों ने प्रायोगिक का भी बताया है, स्नेहिक का भी बताया और विरेचनिक का भी बताया। भले स्नेहिक का इन्होंने नाम मृदु दे दिया है। PMT, पीएमटी से हम लोग याद करेंगे, पी से प्रायोगिक हो गया, प्रायोगिक का कितना होता है, 8 होता है। एम से मृदु जो होता है उसका 11 होता है, और तीक्ष्ण का क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। बस नंबर से क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पे, ठीक है ना, कि वाग्भट ने मृदु के कितने काल बताए हैं, 11 काल बताए, तीक्ष्ण के कितने काल बताए हैं, 5। थोड़ा भी समझ भी सकते हो, कोई तीक्ष्ण धूमपान है उसको सबसे कम बार में दिया जाएगा तो 5 हो गया। कोई मृदु धूमपान है तो क्या करेगा, उसको जितना उसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए उसको उसकी डोज क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो मृदु का 11 कर देंगे, और प्रायोगिक जो होगा आपका 8 हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो कि 8, 11, 5 में कौन ज्यादा है कौन कम में, क्यों कम है, क्योंकि ये तीक्ष्ण है, 5 ही बार में अपना काम कर देगा, ये मृदु है तो थोड़ा धीरे धीरे काम करेगा, इसलिए इसको 11 बार देना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, फिर से देखते हैं, सुश्रुत ने एक्सक्यूज मी, बाह्य, हाँ, एक्सक्यूज मी, ये हम्म, जो वाग्भट ने ये डिवीजन बताया है प्रायोगिक हाँ, मेडिटेशन, ये किससे कोरिलेट किया है, जो ऊपर बताया है स्नेहिक वैरेचनिक, इससे हाँ, कोई कोरिलेशन है इसका? हाँ, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक 3 का ही काल बताया गया है ना, इसी स्नेहिक को मृदु कह दिया, ओके इसी ओके, और स्नेहिक को तीक्ष्ण मृदु कह, वैरेचनिक है। हाँ, विरेचनिक को तीक्ष्ण कह दिया, ठीक है ना। अच्छा, ठीक। हाँ, इसी,
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सुश्रुत के अनुसार क्या होता है। तीन होता है, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। इनका प्रायोगिक स्नेहिक, जैसे हमने अभी पढ़ा वाग्भट का पीएमटी 8, 11 और 15 पढ़ा था, लेकिन सुश्रुत का क्या होता है, 4, 5 और 3 होता है। प्रायोगिक 4, स्नेहिक 5 और विरेचनिक जो होता है 3 होता है। ठीक है। कहीं कहीं स्नेहिक की जगह पे आपको मृदु मिल सकता है, विरेचनिक की जगह पे तीक्ष्ण मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, याद कर लेना है बस उसको। प्रायोगिक के काल कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रायोगिक जब हम प ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, तो प्रायोगिक ऐसे याद रखना कि 4 होता है। स्नेही के कितने हो गए, 5 हो गए, और विरेचनिक के 3 होते हैं। देखो यहाँ से अंदर से कुछ के क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन क्या करना है, हमको याद करना। अगर क्वेश्चन आ गया तो 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग 4 कैसे याद करते हैं, प्रभु शस से याद करेंगे। प्रभु, प्रभु से याद रखना, प्र से प्रक्षालन करने के बाद, दंत का प्रक्षालन जब हम कर लेते हैं तब हम प्रायोगिक धूमपान लेते हैं। भू से भोजन करने के बाद, फिर एक स से लेंगे स्नान करने के बाद, और एक स से शस्त्र कर्म के ऊपर। स्नान को गोला किस लिए किया गया है, क्योंकि स्नान प्रायोगिक में भी आता है और विरेचनिक में भी आता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। सुश्रुत के अनुसार स्नान करने के बाद क्वेश्चन पूछा गया, सुश्रुत के बाद, सुश्रुत के अनुसार स्नान करने के बाद कौन सा धूमपान का प्रयोग करना है। ऑप्शन था प्रायोगिक, विरेचनिक, बोध, तो आपका आंसर बोध है। ठीक है, तो पहले का कोड हम लोगों ने प्रभु से याद किया। ठीक है, स्नेहिक के 5 होता है, मूत्र त्याग के बाद, मैथुन के बाद, छवथु के बाद, हंसने के बाद और क्रोध के बाद। नॉर्मली अगर राइमिंग में हम इसको याद करते हैं, हंसती, क्रोधती, छींकती, मूत्रती, मैथुन करोती, तो ऐसे राइमिंग में याद हो जाता है। ठीक है, कि प्रायोगिक हमारे पास 4 प्रभुस। वैरेचिंग में आते हैं, 3 पॉइंट याद रखना है, स्नान के बाद, दिवा स्वप्न के बाद और छर्दी के। तो छर्दिस याद करते हैं, छर्दिस, छ से आपको आता है छर्दिस में, छ से छर्दी, दी से दिवा स्वप्न, स से स्नान। अगर आपको टफ लगता है चीजें तो आप बस प्रायोगिक याद करो और वैरेचनिक याद करो, बाकी जो बचता हो स्नेहिक में। मतलब अंदर से घुसने का क्वेश्चन 10% चांसेस होता है, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन यही से आ जाते हैं, प्रायोगिक 4, स्नेहिक 5 और वैरेचनिक 3। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए, यही से क्वेश्चन नंबर से ही क्वेश्चन आया। तो यहाँ तक हम लोग धूमपान के बारे में देखें कि धूमपान चरक के अनुसार कौन कौन से थे, उनके काल क्या हुए। प्रायोगिक के चरक के अनुसार 8 काल है, इन्होंने विरेचनिक और स्नेही का कोई काल नहीं बताया है। 8 में हम लोगों ने याद किया संभव, छी, दान, आनी करके याद किया। वाग्भट का अच्छा है, पीएमटी याद किया हम लोगों ने 8, 11 और 5। वही सुश्रुत का 12 कुल काल है, और 12 में से अगर सुश्रुत का पूछे कि धूमपान के कितने काल, तो आपको 12 आंसर करना होगा। ठीक है ना, ये वाग्भट का 8 यहाँ से आप काट देंगे। प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक, तो प्रायोगिक का 4, स्नेहिक का 5 और वैरेचनिक का 3 होता है। ठीक है, अब आते हैं निद्रा के बारे में। निद्रा का वर्णन चरक सूत्र 11वें चैप्टर में, सॉरी 21वें चैप्टर में किया गया। चरक ने निद्रा के कितने टाइप बताए हैं, 6 टाइप बताए। तो प्राइमरी चीज तो हमें ये याद होना चाहिए कि कौन से आचार्य ने कितना चीज बताया है, फिर उसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चरक ने निद्रा के 6 टाइप बताए हैं, वही सुश्रुत ने बस 3 बताए हैं, और वाग्भट ने 7 निद्रा के टाइप बताए। देखते हैं इसको हम कैसे याद करेंगे। चरक ने जो 6 बताया वो सबसे पहला है तमोभावा, दूसरा श्लेष्म समुद्भावा, तीसरा मन शरीर श्रम भाव, सब एक में है, फिर आगंतुकी, फिर व्याधि अनुवर्तनी और रात्रि स्वभाव प्रभाव। तो ये आपके सामने 6 दिख रहा होगा चरक के अनुसार। यहाँ पे पहला है तमोभाव। हम याद करने के लिए तरीका यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि तुम सो लो, मैं आज रात में जागूंगा, बिकॉज मुझे व्याधि है। ऐसे याद करो कि किसी इंसान से बोलना है कि तुम सो लो, मैं आज रात में जागूंगा। क्यों जागूंगा, क्योंकि मुझे व्याधि। तो तुम से पहला हो गया तमो भवा, सोलो से श्लेष्म समुद्भवा, मैं से मन शरीर संभावा, आज से आगंतुकी, रात्रि में जागूंगा मतलब रात्रि स्वभाव प्रभवा। क्यों जागूंगा, क्योंकि मुझे व्याधि है, तो व्याधि से व्याधि अनुवर्तन। तो ये 6 चीजें एकदम लाइन से हमको याद हो जाती है। तुम सो लो, मैं आज रात्रि में जागूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे व्याधि। अब देखो वाग्भट ने क्या किया, सेम टू सेम सब कुछ चरक का उतार दिया। जैसे इन्होंने मन शरीर संभवा बोला है ना,
इसको दो अलग अलग कर दिया, एक मन को अलग कर दिया, एक शरीर श्रम भावा को अलग कर दिया। वही देखो लिखा है, चरकोक्त मन प्लस शरीर श्रम भावा को अलग अलग करके 7 भेद बता दिए। तो इसको अगर एक अलग कर दोगे तो 6 प्लस 1 जो हो जाएगा वो 7 बन जाएगा। तो वाग्भट का कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। वही सुश्रुत का, सुश्रुत शारीरिक 4 में बताया गया, ये 3 तरह के होती है। आपके जो नया बुक होगा उसमें वैष्णवी लिखा होगा, तो आप वैष्णवी को काट देंगे, उसकी जगह पे स्वाभाविक बनाएंगे, वो शुद्धि पत्र में आया हुआ है। तो स्वाभाविक, वैकारिकी और तामसी, ठीक है ना। स्वाभाविक, वैकारिकी और तामसी, सावित्री से याद कर सकते हो, स से स्वाभाविक, व से वैकारिकी और त से तामसी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कौन सी निद्रा जो होती है वो प्रलय कारक होती है या अरिष्ट सूचक होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान रखना है कि प्रलय कारक तामसी निद्रा को कहते हैं या इसी को अरिष्ट सूचक भी कहा है, ठीक है। तो चरक के अनुसार 6, सुश्रुत के अनुसार 3 और वाग्भट के अनुसार 7। चरक का कैसे पढ़ा हम लोगों ने, तुम सो लो मैं आज रात्रि में जागूंगा क्योंकि मुझे व्याधि है। वाग्भट ने क्या किया, बहुत अच्छा चालाकी करके मन शरीर संभाव में मन को अलग कर दिया, शरीर को अलग कर दिया। और सुश्रुत ने हम लोग को सावित्री से याद करना है, स्वाभाविक, वैकारिक और तामसी। नेक्स्ट आते हैं दधी के भेद के बारे में देखते हैं। हाँ, दधी के भेद देखते हैं। सुश्रुत, आपके बुक में अगर गलत लिखा हो तो सही करना। सुश्रुत ने दही के भेद 3 बताए हैं, भाव प्रकाश ने 5 बताए हैं, भाव प्रकाश ने तक्र के भेद भी 5 बताए हैं, तो ये भी ऐड कर लेना, भाव प्रकाश ने तक्र के भेद को भी 5 बताया है। चरक ने दधी का कहीं भेद नहीं कुछ बताया, ठीक है। चरक ने दधी को अगर आप विधि पूर्वक सेवन नहीं करते तो उससे 7 प्रकार के रोग होते हैं। 2020 नीट में क्वेश्चन आया था, आईपीजीटी में 2020 में क्वेश्चन आया था कि दधी को हम सही विधि से सेवन नहीं करते हैं, जो भी शास्त्रोक्त विधि है उस प्रकार सेवन नहीं करते हैं, तो कितने रोग होते हैं, 7 रोग होते हैं। आप लिखोगे यहाँ पे कौन कौन से, नीचे आपके स्पेस होगा, लिखो कौन कौन सा है। ज्वर, रक्तपित्त, पहला ज्वर, दूसरा रक्तपित्त, तीसरा पांडु, चौथा कामला, फिर कुष्ठ और विसर्प, और लास्ट में एक लिखोगे भ्रम। ये 7 चीजें हैं चरक सूत्र 7th चैप्टर नवविगान धारणी अध्याय में सबसे लास्ट नंबर का क्वेश्चन है ये, कि अगर दधी को हम जिस प्रकार से विधि बताए गए शास्त्रोक्त विधि नहीं सेवन करते हैं तो कितने रोग होते हैं, 7 रोग होते हैं। याद करने के एकदम सिंपल तरीका देखो, ये एक एक चीज, एक एक व्याधि ना एकदम ऐसे कपल में आते हैं। जैसे देखो, ज्वर, रक्तपित्त एक साथ आता है, पांडु, कामला एक साथ आता है, कुष्ठ, विसर्प दोनों स्किन डिजीज एक साथ आते हैं। तो 6 तो ऐसे याद हो जाते हैं, और लास्ट में एक भ्रम बचा हो, भ्रम को याद करना, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन सुश्रुत बोलते हैं, दधी का अप्रशांत काल, दधी को कब हमको सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखो 2 पॉइंट लिखा हुआ, एक छूट गया इसमें, शरद, ग्रीष्म। एक मिनट, इसमें देखो शरद, ग्रीष्म और नीचे लिख लो वसंत। ध्यान रखना है कि दधी को कब नहीं सेवन करना है। तो एक कोड याद कर लो, सुग्रीव, रामायण देखे होगे तो सुग्रीव उसमें आते हैं, सुग्रीव दही नहीं खाते, ऐसे याद रखोगे। तो सुग्रीव से स से आपका शरद, ग्री से हो जाएगा ग्रीष्म, और व से हो जाएगा आपका वसंत हो जाएगा, ठीक है। तो सुग्रीव क्या करते हैं, दही नहीं खाते हैं, तो शरद, ग्रीष्म और वसंत इसमें दधी नहीं सेवन करना चाहिए, गर हितम सुश्रुत ने बोला है ना। 46 चैप्टर सूत्र स्थान का पढ़ोगे तो वहां पूछा जाएगा कि दधी का सेवन कौन से ऋतुओं में नहीं करना चाहिए। तो शरद, ग्रीष्म और एक नीचे वसंत लिख ले। आते हैं अधारणी वेग के बारे में। तो चरक के अनुसार अधारणी वेग जो होता है वो 13 होता है, वो हम 7th चैप्टर में पढ़ते हैं इस चरक सूत्र के। वाग्भट ने भी 13 बताया है, चरक के उद्गार की जगह पे काश का भी माना है, तो ऊका याद रखना, ऊका। वाग्भट जो होते हैं ऊका तुक्का लगाते रहते थे, तो ऐसे याद रखोगे कि चरक ने 13 बताया है, वाग्भट का भी 13 है, लेकिन जो चरक ने उद्गार बताया उसके जगह पे काश आता है। अगर आपसे नॉर्मली पूछे कि वाग्भट ने
कितना बताया है, तो आंसर 13 होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो स्पेसिफाई कर दे कि अष्टांग संग्रह के अनुसार अधारणी वेग कितने होते हैं, कौन कौन से ऐसे वेग हैं जिसको धारण नहीं करना चाहिए, तो वो आपका आंसर 14 आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर वाग्भट आता है तो फर्स्ट आंसर आपका 13 लगता है। ठीक है, क्योंकि एक पेज हम लोग देखें, इसके अलावा हम कहे थे आपको चीजें थोड़ा सा और याद कराएंगे, जो चार चार वाला, तीन तीन तो हम लोग याद कर लिए, चार चार वाला कुछ सुश्रुत संहिता से है यहाँ पे, उसको देखते हैं। जो आज तक सुश्रुत संहिता नहीं पढ़े हैं, अभी से याद करने की कोशिश करना, क्योंकि कुल मिला के बात यही है कि सब कुछ रटना ही है ना, कॉन्सेप्ट बहुत कम है ना, तो रटना ज्यादा है, तो रटने की कोशिश ज्यादा करना। पहला देखते हैं हेतु चतुष्टय। हेतु चतुष्टय क्या होता है? समयोग होता है, अयोग होता है, मिथ्या योग होता है और हीन योग होता है। इसी को हेतु चतुष्ट कहते हैं। नाम इसका है क्या, हमारे पास चतुष्ट, चार चीजें आएंगी। हेतु का मतलब होता है, देखो समयोग जो होता है, जब हमारी इंद्रियां का इंद्रियों के अर्थों से समयोग होता है तो वो सुखकर होता है। और अगर अयोग होता है, मिथ्या योग होता है और हीन योग होता है, तो वो व्याधि को दर्शाता है। तो एक क्वेश्चन आता है, जब सुश्रुत संहिता आप पढ़ोगे तो पूछा जाएगा कि सुख का कारण क्या है। मन करे तो यहाँ बगल में लिख लेना, सुख का कारण क्या है, तो सुख का कारण जो होता है समयोग। ये चरक शारीर फर्स्ट में भी आता है, सुख का कारण एक ही है, वो है समयोग। समयोग का मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अर्थ से इसका सम्यक योग होना, उसी को समयोग कहते हैं। पुरुषार्थ चतुष्ट के बारे में हम लोग चरक सूत्र 1 में पढ़ते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, आरोग्य मूलम उत्तमम। आता है ना, ये तो लाइन सबको याद होगा फर्स्ट ईयर से ही, तो याद रखना ये पुरुषार्थ चतुष्ट होता है। अगर इसी में से हम मोक्ष को हटा देते हैं, इसी का नाम त्रिवर्ग हो जाता है। यहाँ देखो नीचे यहाँ पे कर्सर मेरा चल रहा है, धर्म अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहते हैं, और मोक्ष जोड़ दिया तो पुरुषार्थ चतुष्ट। अनुबंध चतुष्ट के बारे में देखते हैं क्या है। अविधेय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी। ये चार चीजें कौन कौन सी हैं? अविधेय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अनुबंध चतुष्टय में क्या क्या आता है, तो अविधेय आता है, संबंध आता है, प्रयोजन आता है और अधिकारी होता है। इसके अंदर घुस के पढ़ने का इसका कोई मतलब नहीं है ना। अर्थ चतुष्ट के बारे में क्या आता है? ज्ञान, लाभ, विचार और सत्ता। ठीक है, तो अर्थ चतुष्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? ज्ञान आता है, लाभ आता है, विचार आता है और सत्ता आता है। जब चरक सूत्र फर्स्ट पेपर आप पढ़ते हो तो पहले चैप्टर के विमर्श में स्टार्टिंग में ही ये दिया हुआ है। फिर आते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगा लोगे, हर साल इसमें से एग्जाम में से क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। चतुर्विध भूतग्राम कौन कौन से होते हैं जिससे इंसान की उत्पत्ति होती है या और पेड़ पौधों की उत्पत्ति होती है, वो उसी को भूतग्राम कहते हैं। तो देखो क्या आता है, स्वेदज, कुछ ऐसे जानवर जंतु होते हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्वेदज के अंतर्गत रखा गया है। जरायुज, कुछ ऐसे होते हैं जिन जब वो पैदा होते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, कवरिंग होती है, जैसे हम लोग जरायुज के अंदर आते हैं। अंडज, कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, उन्हें अंडज कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जमीन को फाड़ के निकलते हैं, उसको औदभिद कहा जाता है। जैसे मेढक हो गया, ठीक है ना, वो बरसात के दिनों में जमीन से के अंदर से निकलता है ना। तो चतुर्विध भूतग्राम में चार चीजें आती हैं क्या, कुछ ऐसे होते हैं जो स्वेद से उत्पन्न, कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, जैसे हम लोग जराइज, कुछ अंडज जैसे पिपलिका, कीट ओट हो गए, और औदभिद होता है। फिर आते हैं चतुर्विध बीज। ये सारे चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी सुश्रुत सूत्र के फर्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा। बीज, चतुर्विध बीज कौन क्या क्या होता है देखो, पुरुष, व्याधि, औषधि और क्रिया का, इनको क्या करते हैं, चतुर्विध बीज कहते हैं। तो ऐसे याद करते हैं, कभी भी किसी के बीज को अगर हमको ले जाके बोना होता है तो कहाँ बोते हैं, किसी पावक स्थान पे बोते हैं। पावक मतलब पवित्र स्थान पे बोते हैं, ले जाके उसको लगाते हैं। तो पी से हो जाएगा आपका पुरुष, बी से हो जाएगा आपका व्याधि, ए से हो जाएगा औषध और के से क्रिया का। थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि चतुर्विध बीज आते ही दिमाग में आना चाहिए, अच्छा बीज को लगाना है तो किसी पवित्र जगह पे लगाना है, तो पावक याद रखा आ जाएगा दिमाग में। तो पावक से पुरुष, व्याधि, औषधि और क्रिया का। चतुर्विध वर्ग के बारे में देखते हैं, इसी को चिकित्सा हेतु कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या आता है, अस्थावर, जांगम, पार्थव और कालकृत।
सुश्रुतमिता जिसने क्लास किया एक बार जाकर रिवाइज करना इसको, ठीक है ना, कि स्थावर चतुर्विध वर्ग में क्या क्या आता है, ठीक है। तो याद रखोगे स्थावर, जांगम, पार्थिव और कलाकृत। कैसे याद करोगे इसको, एक कोड यहाँ पे सजापा, ऐसे याद करोगे कि पाकिस्तान को ऐसा सजा दिया गया कि उसको वर्गों में बांट दिया गया। पाकिस्तान को सजा देके क्या कर दिया गया, उसको 4 वर्गों में क्या किया गया, उसको ऐसे बांट दिया। तो सजा दिया किसको, पाक को, तो पाक को सजा देके उसको वर्ग में बांट दिया। तो वर्ग से याद रखोगे चतुर्विध वर्ग हो गया। सजा से क्या हो गया, स से स्थावर, ज से जांगम, प से पार्थिव, प से कालकृत। बस कहाँ कंफ्यूजन होता है, यहाँ का कालकृत यहाँ जोड़ देते हो, यहाँ का क्रियाकाल यहाँ जोड़ देते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। त्रिविध वर्ग क्या होता है, और धर्म अर्थ और काम, जो हम लोगों ने पुरुषार्थ चतुष्ट पढ़ा था उसी में हम लोगों ने एक हटा दिया मोक्ष को। अब आते हैं यहाँ पे त्रिविध बोध संग्रह। त्रिविध बोध संग्रह में क्या क्या आता है, प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान। ये पॉइंट पास याद करते हैं। चरक सूत्र 18 का सबसे लास्ट कोटेशन है, त्रिविध बोध संग्रह। क्या क्या होता है, प्रकृति होती है, अधिष्ठान होता है, समुत्थान होता है, ठीक है। अब यहां से ये नहीं दिया रहता है, यहाँ पे क्या करता है, प्रकृति दे देगा, अधिष्ठान दे देगा, और समुत्थान की जगह पे आपको, अच्छा समुत्थान किसका पर्याय है, निदान का। हाँ निदान। निदान का पर्याय होता है ना। जब हम लोग पहला चैप्टर निदान स्थान पढ़ते हैं, तो निदान स्थान के पहले चैप्टर में निदान के पर्याय दिए गए हैं, हनि आक का प्रसु, हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान, ऐसे करके आया है ना। तो यहाँ पे आपको निदान का कोई पर्याय दे देगा, तो इससे आपका चेक हो जाएगा कि आपको निदान के पर्याय याद है कि नहीं। समुत्थ लिखा, समुत्थान कर लेंगे इसको। निग्रह हेतु क्या क्या होते हैं, संशमन, संशोधन, आहार और विहार। ये 4 पॉइंट क्या होते हैं, निग्रह हेतु के अंतर्गत आता है, ठीक है। कोशिश करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब एक बार ये रट जाता है तो फिर इसको बस हम लोग को क्या करना होता है, एक बार आंख से देखना होता है, सब रिवाइज हो जाता है। तो कोशिश करना 3 वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको, और 2 वाला 4 वाला कॉन्सेप्ट इसको याद करने की, ठीक है। ये चतुर्विध भूतग्राम, चतुर्विध बीज, चतुर्विध वर्ग, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे। त्रिविध बोध संग्रह को ध्यान रखेंगे। धूमपान के बारे में हम आपको मैक्सिमम चीजें पढ़ा दिए, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आता है एग्जाम में उसको देख लेते हैं। ये चरक ने और अष्टांग हृदय ने जो धूम नेत्र बताया है, जो सिगरेट होल्डर बताया है, ये सिगरेट होल्डर जिसके अंदर हम लोग धूम या रखते हैं, धूमबत्ती रखते हैं, वो कैसा होना चाहिए, रिजु होना चाहिए। रिजु का मतलब एकदम सीधा होना चाहिए, और इसमें त्रिकोश होना चाहिए, 3 ऐसे क्या होना चाहिए, कोष होना चाहिए। और ये कोष बनाने का तात्पर्य यही है कि यहाँ से हम अगर उसके धुआं को खींचते हैं, तो वो जब धुआं यहाँ से अंदर आता है, तो कई बार टक्कर खा के आए इधर उधर से, और टक्कर खा के आने से क्या हो जाएगा, उसका थोड़ा सा इंटेंसिटी जो होगा कम हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसको त्रिकोश फलित बताया, 3 कोषों वाला बताया। सुश्रुत ने धूम नेत्र को कहा है कनिष्ठिका अंगुली के समान होना चाहिए, मतलब जो हमारी लिटिल फिंगर होती है उसके समान होना चाहिए। और अष्टांग संग्रह ने गोपुच्छाकार बताया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिकोश फलित कौन बताया, चरक ने बताया। फिर आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, चरक ने सरकंडा के बारे में कुछ नहीं बताया है। धूमवर्ती 8 अंगुल, अच्छा सरकंडा क्या होता है, देखो जब भी धूम हम वर्ती बनाते हैं, एक तो होता है धूम नेत्र, ठीक है, मतलब होल्डर होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसका मटेरियल डालते हैं, इसी को धूमवर्ती कहते हैं। जैसे सिगरेट के अंदर तंबाकू होता है ना, तो वो एक तरह का हमारे पास क्या हो गया, आयुर्वेद का वो धूमवर्ती हो गया। और ये जो सिगरेट के ऊपर व्हाइट व्हाइट कवरिंग होती है उसको धूम नेत्र कहते हैं। तो हमारी जो वर्ती होती है, इस वर्ती को चरक ने कितना अंगुल बताया कि जो अंदर जो हम वर्ती बना के डालते हैं वो 8 अंगुल का। इन्होंने सरकंडा के बारे में कुछ नहीं कहा। सरकंडा क्या होता है कि कभी भी हम जब धूम वर्ती बनाते हैं तो एक ऐसे क्या करते हैं, एक लकड़ी लेते हैं, ठीक है, इस लकड़ी के ऊपर क्या करते हैं, जो भी मटेरियल होता है उसका हम लोग लेप करते हैं, है ना। और जब ये गीला गीला रहता है, जब सूख जाता है तो इस सरकंडे को हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये बेस के लिए हम रखते हैं, ठीक है। तो चरक ने सरकंडे और कंडे की कोई कहानी नहीं बताई, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि हमारे पास धूम बढ़ती है। सुश्रुत ने सरकंडा के लिए कहा कि हमारे पास है वो 12 अंगुल का है, 12 अंगुल का हम एक लकड़ी लेते हैं, और इस पे 8 अंगुल जो होता है हम धूमवर्ती बनाते हैं। वाग्भट ने क्या कहा देखो, वाग्भट ने कहा
कि हमारा जो धूमवर्ती है वो 12 अंगुल का है, और ये कितने बार, ये पंचकृत लेप, इस पे 5 बार हम लोग लेप करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है पीजी में कि पंचकृति, पंचकृति मतलब 5 बार लेप करना धूमवर्ती पे, कौन से आचार्य बताते हैं? तो ये हमारे पास कौन से आचार्य हैं? ये वाग्भट बताते हैं। तो कुछ एडिशनल पॉइंट, इससे बाहर धूमपान से कुछ नहीं आता है। ठीक है ना, मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं। अब बस एक चीज बचता है जो धूमपान से आपका यहाँ से छूट चुका है, वो है धूमपान से क्या लाभ होता है। चरक सूत्र 5 में आप पढ़े होंगे। ठीक है, कुछ देखते हैं। धूमपान निषेध, 18 वर्ष से पहले धूमपान वाग्भट कहते हैं नहीं कराना चाहिए। ठीक है, और सारंगधर क्या कहते हैं? सारंगधर बोलते हैं 12 साल के ऊपर और 80 साल तक के बीच में हमको कराना चाहिए। तो शाबाशी से याद करते हैं, स से शारंगधर, ब से 12, सी से 80 याद कर लें। ठीक है, तो 12 से 80 के बीच में कौन बताता है? सारंगधर। और वाग्भट में केवल 18 वर्ष के बाद कहें, 18 वर्ष के बाद कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक पेज हमारे पास खत्म हुआ। सेकंड पेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी, इसके बाद से तुरंत ज्वाइन कर लेना ना। चलो हम आगे देखते हैं, स्नेह की प्रविचारणाएं देखते हैं कि स्नेह जो होता है, हम स्नेह का पान करते हैं तो स्नेह पान कितने तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो स्नेह पान हम, चरक ने बताए हैं कि, चरक कहते हैं कि 24 प्रकार से कर सकते हैं। किसी, प्रविचारणाएं का मतलब होता है कि स्नेह को किसी और चीजों में मिक्स करके पीना। केवल जो, अगर केवल स्नेह पान करते हो तो उसको अक्षपान के नाम से जाना जाता है, और स्नेह को किसी के साथ पीना, जैसे कि अगर आप केवल वाइन पीते हो तो उसे क्या कहते हैं? नीट कहते हैं ना, और अगर उसको कोल्ड ड्रिंक मिला दिया तो वही प्रविचारणा है। ठीक है, तो ये स्नेह की प्रविचारणा है। चरक ने 24 भी आंसर बताया है और 64 भी बताया है, ये रसों के अनुसार है। तो यहाँ पे एक एरो बना के लिख लेना, रस के अनुसार प्रविचारणा। च से चरक, च से 24, रस के अनुसार 64 होता है। वाग्भट ने 64 बताया है। काश्यप का क्या है? 20 है। कैसे याद करेंगे? विकास से याद करो, वी से 20, क से काश्यप, स से स्नेह के परिचारण। तो 20 कौन बताता है? काश्यप बताते हैं स्नेह के प्रविचारण, है ना। अब आते हैं स्वेदन के बारे में। सब लोग स्वेदन जानते होंगे, स्नेहन स्वेदन फर्स्ट ईयर से पढ़ते आते हो। अच्छा, दो तरह का स्वेदन होता है। एक ऐसा स्वेदन जिसमें अग्नि का समावेश होता है, जिसमें डायरेक्ट अग्नि लगती है, और एक ऐसा स्वेदन होता है जिसमें अग्नि नहीं लगती। तो देखते हैं, चरक ने साग्नि स्वेद कितने बताए हैं? 14वें चैप्टर सूत्र स्थान में 13 साग्नि स्वेद बताए हैं। वही सुश्रुत बताते हैं, वो 4 बताते हैं। वाग्भट भी 4 बताते हैं। काश्यप का 8 है, और भेल, माधव का 8 और हारित का 7 है। तो देखो, चरक का हमको एकदम कंठस्थ रहता है, याद रहता है कि चरक का, क्योंकि सूत्र बहुत बार हम लोग पढ़ चुके होते हैं, तो चरक का 13 याद रहता है। सुश्रुत के साथ वाग्भट है, इनका 4 हो गए। अब याद रखो, भेल की माँ का, भेल की माँ का हमेशा साथ रहते हैं। तो भेल, माँ का, तो भेल से भेल हो गया, माँ से माधव, का से काश्यप, ये 8 है। और भेल की माँ का हमेशा साथ रहते हैं, तो ह से हारित, 7 से 7 हो गए। तो भेल, माधव और काश्यप, इनका 8 है, और हारित का कितना होता है? 7। चरक का 13, सुश्रुत और वाग्भट का 4 देखो, ये सब जो है ना, चरक और सुश्रुत वाग्भट से हम बहुत ज्यादा फेमिलियर रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे हम लोग पढ़ लेते हैं। हम काश्यप, भेल, माधव, ये बहुत छोटा छोटा बुक है, इसमें कम कम हमको चीजें पढ़नी होती है। तो जो चीज है एकदम याद करने वाली है, उसको कैसे भी ट्रिक बना के याद कर लेना चाहिए। जैसे काश्यप ने स्नेह की प्रविचारणा कितनी बताई? 20 बताई है, इसको याद रखना। फिर आते हैं निराग्नि श्वेत के बारे में बात करते हैं। चरक ने 10 बताया है। सुश्रुत ने पुराने बुक में 7 लिखा होगा, उसको काट के आप 8 बनाओगे, और वाग्भट का 11। तो चरक का 10, सुश्रुत का 8 और वाग्भट का 11 होता है। नेक्स्ट आते हैं सिरो रोग के बारे में देखते हैं। सिरो रोग आपको कियंती शीर्षी अध्याय में मिलेगा, है ना। चरक सूत्र के 17वें चैप्टर में आपको चरक सूत्र में मिलेगा 5 प्रकार के सिरो रोग, 5 प्रकार के हृदय रोग, है ना, वहीं पे मिलता है। कौन कौन से होते हैं? वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सन्निपातज और कृमिज। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है कि चरक के अनुसार सिरो रोग कितने होते हैं। वही अगर आपसे सुश्रुत के अनुसार पूछे तो आप याद रखना 11 होते हैं।
सुभा योमा याद करते हैं। सुश्रुत